हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 12 है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज, आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों इनका संरक्षण आवश्यक है, किस प्रकार से इनको हमको यूज करना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों दो अलग अलग शब्द है इसके अंदर, री प्लस सोर्स। तो री मतलब दो बार, सोर्स साधन, ऐसे चीजें जो हमको प्रकृति से मिलती हैं। तो नेचुरल का मतलब ही हो गया विच आर गिफ्टेड टू अस बाय द नेचर, जो प्रकृति से हमको मिलती हैं और जिनको हम अपने डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं। मनुष्य जिनको अपने फायदे के लिए यूज करता है, अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है अलग अलग तरीकों से। लेकिन बच्चों इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोर्स मतलब साधन एंड रिसोर्स मतलब संसाधन। तो संसाधन उन साधनों को बोलते हैं जिनके पास क्षमता होती है अपने आप को रिवाइव करने की, अपने आप को रीजनरेट करने की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ समय के बाद में खत्म होते हैं, कम होते हैं, समाप्त होते हैं, लेकिन फिर अगर इनको मौका मिले पनपने का तो अपने आप ही वापस पनप जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ओके, सो री मतलब दोबारा से। तो एक बार हमने उसको यूज कर लिया, कम हो गए, लेकिन अगर मौका मिले उनको डेवलप करने का, उनको अपने पे छोड़ दिया जाए तो क्या है, वो धीरे धीरे फिर से डेवलप कर जाते हैं, फिर से हमको क्या है वो भरपूर मात्रा में प्रकृति से मिलने लगते हैं। तो इस प्रकार की चीज जो अपने आप को रिवाइव कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है, वो रिसोर्स कहलाती है। तो साधन और संसाधन, साधन वो होते हैं जो एक बार यूज कर ले खत्म तो नष्ट बिल्कुल, उसके बाद दोबारा नहीं मिलते। संसाधन जिनका संवर्धन होता रहता है, जो लगातार ग्रो करते रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर समय चाहिए होता है। ठीक है, सो ऐसी कोई भी चीज जो प्रकृति की देन है, जो हमको नेचर से मिले एंड विच इज यूज्ड बाय मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली का मतलब होता है या तो हम रिसोर्सेज को सीधे सीधे यूज कर लें, या फिर हम क्या है इनडायरेक्ट तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं का। फॉर एग्जांपल एयर है बच्चों, एयर जरूरी है हमारे लिए। एयर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑक्सीजन, जो कि हमको ब्रीदिंग के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। तो सीधा बात है, एयर का जो कंपोनेंट है ऑक्सीजन, वो तो हम सीधा ही इनहेल कर लेते हैं, हमारी बॉडी में जाता है, रेस्पिरेशन के काम आता है, देख चुके हैं। लेकिन एयर का कोई इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट यूज होगा, सीधे हम यूज कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब अगर यही एयर को हम इनडायरेक्ट यूज में लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं हम बच्चों? इसी एयर को हम क्या है प्रेशराइज करके हम गाड़ी मोटरों के टायर्स में भरते हैं, उनको इन्फ्लेट करने के लिए, और जिससे क्या है हमारा ट्रैफिक सिस्टम पूरा सुचारू रूप से चलता है। तो उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितने भी वाहन है जो कि सड़कों पे दौड़ते हैं, मैं ट्रेन से बात नहीं कर रहा, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, एरोप्लेन के भी टायर होते हैं। ठीक है, जब टेक ऑफ और उसको जब रनवे पे उतरना होता है तो टायर्स काम आते हैं। तो उन टायर्स को जब हम भरते हैं, हवा से इन्फ्लेट करते हैं, तो क्या है वहां पे हम एयर यूज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो एयर ये इनडायरेक्ट यूज हो गया। इसी प्रकार से बच्चों मिट्टी है। अब मिट्टी का डायरेक्ट यूज क्या हो गया? मिट्टी नॉर्मली हमको क्या देती है? जीवन देती है। उसके अंदर हम क्या है तरह तरह के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्रॉप्स हमारी सारी की सारी मिट्टी में उगती है। ठीक है कि नहीं? तो डायरेक्ट यूज हो गया, डायरेक्टली यूजिंग द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और इसका इनडायरेक्ट यूज क्या हो गया बच्चों? अब मिट्टी से भाई हम ईंटें बना लेते हैं, चिकनी मिट्टी जो होती है, और ईंटों से हम हमारे ड्वेलिंग्स घर बनाते हैं, ये इनडायरेक्ट यूज हो गया। ठीक है, मिट्टी की मदद से ही हम कई प्रकार के बर्तन, मटके वगैरह बना लेते हैं, जिनको हम हमारे घरों में यूज करते हैं वाटर स्टोरेज के लिए। ये भी क्या है? इनडायरेक्ट यूज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो रिसोर्स को पहले किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट करना और उसके बाद यूज करना इनडायरेक्ट यूज है, और डायरेक्ट यूज मतलब सीधा एज इज, जैसा है वैसे यूज कर लेना। क्लियर है डेफिनेशन? एनीथिंग विच वी गेट फ्रॉम नेचर, प्रकृति से मिलने वाली कोई भी चीज, वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, एंड इज यूज्ड बाय मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इज कॉल्ड रिसोर्स। जो कि मनुष्य के द्वारा सीधे सीधे यूज की जाती हो या इनडायरेक्टली भी यूज की जाती हो, वो कहलाता है रिसोर्स। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड। तो रिसोर्सेज जो है बच्चों, उनको कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री वेज, तीन अलग अलग तरीके हैं, आधार हैं इनको क्लासिफाई करने के। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज के आधार पर क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, किस स्थान पे मिलते हैं, कितना उसका अवेलेबिलिटी है। चलिए पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। तो यूज के आधार पे दो प्रकार के, पहले है रियल रिसोर्सेज और दूसरे पॉसिबल रिसोर्सेज। तो रियल का मतलब वास्तविक, ये वो रिसोर्सेज हैं, ये वो संसाधन है जिनकी हमको एग्जैक्ट मात्रा पता है, जो आज हम इनको यूज कर रहे हैं, उनके स्थान के बारे में हमको पता है, उनका स्ट्रक्चर पता है, और एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में, उनकी क्वांटिटी के बारे में हमको पूरी जानकारी है। सो दे आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड। तो रियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिनको हम आज
प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं एंड द स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी इज नोन, कितना है कैसा है इस सब के बारे में हमको पूरी जानकारी है। एग्जांपल इसके क्या है बच्चों, कोल डिपॉजिट्स इन झारखंड, झारखंड में जो हमारे कोयले के खाने हैं डिपॉजिट्स हैं, वेस्ट बंगाल में भी है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या कोयले के जहां जहां भंडार पाए जाते हैं हमारे क्या है रियल रिसोर्सेज हो गए, वहां से कोयला निकाला जाता है। उसके अलावा ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, सॉइल भी एक प्रकार का रिसोर्स है भाई, मिट्टी है तो इसमें कई प्रकार की फसलें उगती हैं। तो बच्चों ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए, शुगर केन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, समझ में आ गया। सो ये जो ब्लैक सॉइल है ये महाराष्ट्र में मिलती है, कुछ हिस्सा गुजरात का है, एमपी का भी है, महाराष्ट्र में मेनली मिलती है, तो वहां की बहुत उपजाऊ मिट्टी है, ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रियल रिसोर्सेस हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों पॉसिबल रिसोर्सेस, ये वो रिसोर्सेस हैं जो हमको पता है कि यहाँ हमने खोज निकाले हैं बट उनका यूज अभी तक चालू नहीं किया है और उनके भविष्य में यूज किए जाने की संभावना है। सो दीज आर प्रेजेंटली नॉट बीइंग यूज्ड, आज इनको यूज नहीं किया जा रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देयर यूज इन नियर फ्यूचर। बच्चों आपने कुछ समय पहले देखा होगा हमारे नीम का थाना के ऊपर से कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स उड़ते थे, कुछ दिन पहले भी उड़ते थे, वो एक बड़ा सा गोल गोल सर्कुलर जाल जैसा लेके उड़ते थे, कुछ 2-4-5 साल पहले क्या है वो हेलीकॉप्टर उड़ता था और नीचे ड्रम जैसा स्ट्रक्चर लेकर के उड़ता था। तो बच्चों एक सेंसर होता था जिससे कि क्या मिनरल्स वगैरह की खोज होती है। तो यहाँ पे माना जाता है कि नीम का थाना जो बेल्ट है अपना, नीम का थाना पाटन क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम है, खंडेला रीजन में मिला है यूरेनियम, ठीक है। तो अभी बस ढूंढ निकाला है, वहां पे माइनिंग एक्चुअल चालू नहीं हुई। इसी प्रकार से हमारा जो लद्दाख रीजन है जहां पे अभी हमारी आर्मी डटी हुई है, चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन है, उस लद्दाख रीजन में भी हमको बहुत अधिक मात्रा में यूरेनियम की खोज हुई है, लेकिन वी हैव नॉट स्टार्टेड इट यूजिंग टिल नाउ, समझ में आ गया। अभी तक हमने इसको यूज करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन भविष्य में जरूर उसको हम क्या है खनन करेंगे, यूज करेंगे। तो ये जो हमारे पॉसिबल रिसोर्सेज है। इसी प्रकार से जो विंड एनर्जी है जो कि हम विंड मिल के माध्यम से हार्नेस कर सकते हैं, विंड मिल्स की मदद से, क्योंकि हमारा बहुत लंबा चौड़ा कोस्ट लाइन है, दक्षिण भारत का कोस्ट लाइन बहुत लंबा चौड़ा, कोस्ट पे कोस्टल रीजन में लगातार तेज हवाएं आती हैं, वहां पे विंड मिल इरेक्ट करके बहुत बड़ी मात्रा में क्या है हम विंड एनर्जी टर्बाइंस लगा करके पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल भविष्य का रिसोर्स हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बच्चों क्या पॉसिबल रिसोर्सेस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा रिसोर्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, बने कैसे हैं। तो ओरिजिन के आधार पर बच्चों दो मेन प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, एक है बायोटिक रिसोर्सेज, एक है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है, बायो मींस लिविंग, जिनका ओरिजिन क्या लिविंग है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इनमें से किसी को भी हम अगर अपने इस्तेमाल में लाते हैं, यूज में लाते हैं, ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। प्लांट्स तरह तरह का भोजन मिलता है हमको, एनिमल्स भोजन भी मिलता है हमको, मिल्क मिल जाता है हमको, एग्रीकल्चरल कामकाज में हम यूज कर लेते हैं, लेबर वर्क यूज कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या एनिमल्स हो गया। देन उसके बाद जू वगैरह में भी रख लेते हैं तो उससे कमाई हो जाती है, वो भी रिसोर्स एक प्रकार का। ह्यूमन ह्यूमन बींग्स मैन पावर जो है, लेबर है, वो भी रिसोर्स एक प्रकार का, ठीक है। एंड माइक्रोब्स, भाई किसी को अपने यहाँ पे कोई चिनाई वगैरह का काम करवाना है, बिल्डिंग मेकिंग का काम करवाना है, तो उसके लिए जो लेबर लगेगा वो सब क्या होगा, ह्यूमन ही तो होंगे, ठीक है। किसी कोई बहुत बड़ी सारी फर्म है, कोई आईटी इंडस्ट्री है, उसमें कौन काम करता है कंप्यूटर्स वगैरह पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह का जो काम करते हैं कौन करते हैं, ह्यूमन ही तो करते थे, ह्यूमन रिसोर्स हो गया वो, ठीक है कि नहीं, एचआर बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स शॉर्ट में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तरह तरह के माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं। आप घर में कर्ड दही भी जमाते हो तो उसके लिए बैक्टीरिया काम आता है, आपको पता हो, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये भी एक प्रकार का क्या है रिसोर्स हो गया, समझ में आ गया। तो बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं इनको हम एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। प्लांट हमारे, जंगल हमारे लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, तरह तरह के हमको यूजफुल चीजें जंगलों से मिलती हैं, तो फॉरेस्ट रिजर्व्स दे आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्लियर। ये हो गए बायोटिक रिसोर्सेज जिनका उत्पत्ति ओरिजिन क्या है लिविंग, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीजें जो कि हम रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें आ गया हमारे एयर, वाटर, सॉइल, हवा है, पानी है, मिट्टी है। उसके बाद लाइट भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एंड मिनरल्स, कई प्रकार के खनिज जो हमको मिलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों खनिज में ध्यान देना, हमारा जो पेट्रोलियम और कोयला है, कोयला और पेट्रोलियम ये बायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, कि कोयला और पेट्रोलियम वैसे खुद लिविंग नहीं है, लेकिन इनका ओरिजिन जो है ना वो लिविंग ही है, समझ में आ गया। ये लिविंग कंटेंट से ही हमको मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स से कोयला बनता है और पेट्रोलियम जो होता है वो बनता है मैराइन एनिमल्स, जो बहुत लंबे समय पहले धरती के अंदर समुद्रों में दब गए, मरने के कारण नीचे दब गए, और उनकी बॉडीज क्या होती है सॉफ्ट ऑयल में, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गई। तो देखेंगे आगे हम कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसी है। तो बायोटिक समझ में आ गया दोनों, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
अगला है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों कि वो किस स्थान पे पाए जाते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका वेयर दे आर फाउंड, इस आधार पे वो क्या है, दो मेन प्रकार हो गए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। तो पहला है यूनिवर्सल रिसोर्सेस, ये वो रिसोर्सेस है जो हर जगह पाए जाते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान है कि यहीं मिलेगा वहां नहीं मिलेगा। दे आर अबंडेंटली अवेलेबल एवरीवेयर, प्रचुर मात्रा में हर जगह मिलते हैं, किसी स्थान पे उनकी कोई कमी नहीं रहती। तो इसमें हवा पानी मिट्टी सॉइल हो गया सब, ठीक है कि नहीं का, एयर हो गया, उसके अलावा सॉइल हो गया और सनलाइट, ये लगभग तीनों हर जगह। अब बच्चों पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पानी हर जगह नहीं मिलेगा, हर जगह यूजेबल फॉर्म में सॉफ्ट वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, नदियां हर जगह नहीं होती। राजस्थान जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी की सीवियर कमी है और कहीं पे बिल्कुल बाढ़ ही आती रहती है, नदियां खूब ज्यादा हैं, जाल बिछा हुआ है, ठीक है, कहीं पे खारा पानी अवेलेबल है, डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है। तो ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह एक समान नहीं है, क्योंकि हवा, सनलाइट और सॉइल ये लगभग हर जगह एक समान मिल जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये रीजन स्पेसिफिक है, इनको नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वो रिसोर्सेज है जो कि क्या है, एक स्पेसिफिक जगह पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी जगह पे बहुत ज्यादा मिलते नहीं है। तो दीज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड आर फाउंड इन हाईली स्पेसिफिक लोकेशंस। तो कुछ स्थानों पे ही मिलते हैं, क्वांटिटी इनकी सीमित होती है, नॉन रिन्यूएबल है, जल्दी जल्दी प्रकृति में रिवाइव नहीं होते, नेचर में जल्दी से बनते नहीं है, बहुत सीमित रिसोर्सेज। देयर फॉर्मेशन टेक्स ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और ये जब बनते हैं ना तो बहुत लंबा समय लगता है इनको बनने में, ओवरनाइट नहीं बनते कभी भी। एग्जांपल डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल मतलब होता है बच्चों अवशेष, जीवाश्म, जो बहुत पुराने समय के एनिमल्स प्लांट्स दब जाते हैं, तो प्लांट से तो कोयला बनता है, एनिमल से पेट्रोलियम बनता है। तो ये जो चीज है ये रीजन स्पेसिफिक, हर जगह नहीं मिलता। पेट्रोलियम अगर हमारे देश में देखें तो कुछ ही जगह पे मिलता है हमको, असम में डिगबोई रीजन है, मुंबई में सी कोस्ट पे है, बॉम्बे हाई है, वहां पे मिलता है हमको, ठीक है। हमारा कुछ कावेरी गोदावरी बेसिन है, वहां मिल जाता है हमको, और हमारे बाड़मेर में हमारे को मिला है, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये कुछ हमारा क्या है, पेट्रोलियम के स्थान हो गए जहां जहां हमारे देश में मिलता है। उसके अलावा नेचुरल गैस जो कि पेट्रोलियम के भंडार के ऊपर ही पाई जाती है, ठीक है, इसका भंडार। देन गोल्ड एंड डायमंड माइंस, बच्चों गोल्ड की खान हमारे देश में एक ही जगह पे है और वो है कोलार माइंस, कर्नाटका। मूवी बनी है इसके ऊपर, KGF 1, कोला क्या, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, KGF 1 KGF 2 करके ऐसे मूवीज बनी है इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं क्या, साउथ इंडियन डब मूवीज है। देन उसके बाद हमारे डायमंड की माइंस, तो डायमंड की माइंस हमारी एक दो जगह ही है हमारे, एक तो हमारे कर्नाटका में ही है, वज्र करूर नामक स्थान है जहां से गोल्ड डायमंड हमारे निकाले जाते हैं, और उसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में है पन्ना माइंस, जहां से डायमंड निकाले जाते हैं। वज्र करूर वही स्थान है बच्चों जहां से हमारा वर्ल्ड फेमस जो डायमंड है कोहिनूर वो निकाला गया था, जो कि किसके, जहांगीर के पीकॉक थ्रोन में लगा था, जिसको अभी इंग्लैंड ले गए अंग्रेज, ठीक है, पीकॉक थ्रोन। तो वो जो फेमस डायमंड है कौन सा, कोहिनूर, वो निकाला गया था वज्र करूर नामक जगह से, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये हमारी कुछ, तो ये हाईली लोकलाइज रिसोर्सेज हैं जो कि स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं। तो डायमंड की खान समझ में आएगा, दोनों वज्र करूर एंड पन्ना माइंस, और गोल्ड की कोलार माइंस, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए उसके बाद आगे हम, तो बच्चों ये जो मैंने अभी जस्ट समझाया आपको कि रिसोर्सेज जो होते हैं कितने प्रकार के हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये आपके ज्योग्राफी में भी है 10th क्लास में, तो वहां पे भी आपको ये टॉपिक काम आएगा, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का एसएस में ओवरलैप होता है ये टॉपिक, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज, अब इनका संरक्षण क्यों जरूरी है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, तो क्या मतलब है कंजर्वेशन का, पहला क्वेश्चन तो है कंजर्वेशन के मायने क्या है, तो क्या करना चाहिए कंजर्वेशन के तहत, संरक्षण के तहत, और अगला हमारा है नीड, क्यों आवश्यक है इनका संरक्षण, इनको सुरक्षित करना क्यों आवश्यक है, क्यों नहीं हमको बर्बाद कर देना चाहिए। तो देखेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण का अभिप्राय क्या है, संरक्षण से क्या समझे हम। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मींस, क्या मतलब है इसका, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, ये जो भी रिसोर्सेज हैं इनका मिसयूज, बर्बादी पे लगाम लगाना, इनको वेस्ट नहीं करना, इसका ये मतलब है। उसके बाद यूजिंग दम जुडिशियसली एज पर नीड, आवश्यकता के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से इनको यूज करना, ये हमारा सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव मतलब है। समझ में आ गया, जुडिशियसली मतलब होता है थॉटफुल तरीके से, विवेकपूर्ण इस्तेमाल इसका, सोच समझ के समझदारी से इनको यूज करना बिना बर्बाद किए, आवश्यकता हो तो करो, नहीं हो तो मत यूज करो, जबरदस्ती उनका भंडारण नहीं करना है। समझ में आ गया, दूसरे के हक को मारना नहीं है, ठीक। प्रकृति अपने आप खूब देती है हमको, जितना आवश्यक हो उतना ही लेना, बाकी प्रकृति के पास ही छोड़ देना है। जुडिशियस यूज, टेकिंग मेजर्स
टू डेवलप दीज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी तो ये रिसोर्सेज चाहिए, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, तो उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। ये रिसोर्सेज को हमको खुद ही समाप्त नहीं कर जाना है, तो उचित कदम उठाना, उचित उपाय करना, ताकि ये अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप की वृद्धि कर सके, ठीक है, इनका विकास हो सके, जिससे कि क्या है, ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये मिल सके गिफ्ट स्वरूप, हम ही उनको पूरा नष्ट ना कर जाए। तो उचित कदम उठाना जिससे कि वो डेवलप कर सके, उनको पनपने का मौका मिले, ठीक है, अपने आप ही रिवाइव करते हैं, मैं बता चुका हूं, तो उनको उचित मौका देना, ठीक है, उनको नष्ट नहीं करना। इंश्योरिंग देन देयर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों मैंने बताया रिसोर्सेज कई कई जो होते हैं हाईली क्या है स्पेसिफिक लोकेशंस पे पाया जाता है, जैसे कोयला पेट्रोलियम है, बहुत ही कम जगह पे होता है ये। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे कई बिजली उत्पादन के कुछ हमारे क्या है थर्मल पावर प्लांट्स है, जहाँ पे कोयला जला के बिजली बनाई जाती है। अब यहाँ कोयला तो होता नहीं राजस्थान में, तो क्या भाई ये कोयला कहाँ से आएगा, भाई झारखंड बिहार उड़ीसा जहां निकलेगा वहां से आना चाहिए ना ये कोयला, तो वहां से खुदाई करके ट्रेनों में भर के मालगाड़ियों के माध्यम से ये क्या है अलग अलग जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से पूरे देश भर में वहां जाता है कोयला, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई रिसोर्सेज कहीं पे अधिक है, वहां से इसको मोबिलाइज करके उन स्थानों तक भी पहुंचाना जहां पे वो कमी है, तो उसका यूनिफॉर्म इक्विटेबल मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना, ये भी आता है कंजर्वेशन के तहत। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि जहां हो वहीं के लोगों को तो मिलता रहे और बाकी लोगों को वो न मिले। रिसोर्सेज जो है प्रकृति की देन है, सभी लोगों का उन पे अधिकार होना चाहिए, सबको उनका शेयर मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से जहां पेट्रोलियम होता है ज्यादा, पेट्रोलियम बहुत ही बेकार है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है। कुछ कंट्रीज में बहुत सारा पेट्रोलियम है, जैसे गल्फ कंट्रीज हमारे हो गए, अरेबियन कंट्रीज वगैरह हो गए, तो मन मांगे जो मुंह मांगे दामों पे है वो दूसरे कंट्रीज को देते हैं। हमारा बच्चों हमारे देश का लगभग 70% अर्निंग जो है, 70% जो जीडीपी अर्निंग, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम का बिल चुकाने में जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? कहा तो इतना ज्यादा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमको खरीदना पड़ता है हमारे देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स ढूंढ पाए तो बहुत सारा हमारा बिल पेट्रोलियम का बच जाएगा, ठीक। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसको यूनिफॉर्म तरीके से सबको अवेलेबल करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कंजर्वेशन के तहत। एंड यूजिंग देम विद ड्यू केयर टू एनवायरमेंट, इनका यूज इस प्रकार से हो कि हमारे पर्यावरण की कोई हानि नहीं हो, पर्यावरण को ताक पे रख के हमको यूज नहीं करना है, यूज करते वक्त हर संभव प्रयास करना है कि पर्यावरण को कोई हानि नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे उद्देश्य होने चाहिए कंजर्वेशन के लिए। एंड आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता का हम जवाब ऐसे दे सकते हैं कि अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। समझ में आ गया? तो सही बात है, आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज के युग में बहुत तेजी से इन रिसोर्सेज का यूज होते जा रहा है, मिसयूज बहुत हो रहा है। तो लेकिन व्हाट इज द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या आवश्यकता है इनको संरक्षण देने की। विद रैपिडली इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, a lot of pressure has been put on our natural resources, due to which there is a continuous decline in their quantity and quality। संसार की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बढ़ती पॉपुलेशन के साथ बच्चों जो रिसोर्सेज की डिमांड है, भाई सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो रिसोर्सेज की जो आवश्यकता है, डिमांड, वो बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा क्या प्रेशर पड़ रहा है, प्रकृति से बहुत ज्यादा मांग रख रहे हैं, प्रकृति को रिवाइव करने का मौका नहीं दे रहे। सो अ लॉट ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राकृतिक जो संसाधन है उन पे दबाव बहुत ज्यादा है, यूज कहीं ज्यादा है, बनने की दर कहीं कम है। ये इसकी तुलना आप एक ऐसे वाटर टैंक से कर रहे हो जिसमें बूंद बूंद पानी भरता है और फुल स्पीड से नल खोल के हम पानी निकाल रहे हैं, तो बच्चों टैंक कभी ना कभी खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं। समझ में आ गया? निकालने की दर ज्यादा हो, डालने की दर कम हो, तो टैंक खाली होगा। तो एक ऐसा ही टैंक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। तो बिकॉज यूज बढ़ते जा रहा है तो धीरे धीरे हो क्या रहा है बताओ, देयर इज ए कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन देयर क्वांटिटी। तो उनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें तो लगातार कमी आती जा रही है, क्वालिटी भी कम होती जा रही है, उनको हम नष्ट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। तो क्वालिटी वाइज भी कम होते जा रहे हैं रिसोर्सेज एंड क्वांटिटी वाइज भी कम होते जा रहे हैं। और अगर हमने उचित कदम नहीं उठाए समय रहते, तो हम इन सभी रिसोर्सेज से हाथ धो बैठेंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे आने वाले 10, 20, 25, 30 सालों के अंदर, और उसके बाद हमारे पास बच्चों कुछ भी नहीं बचेगा भविष्य की जनरेशंस के लिए। समझ में आ गया? उनको हम ठेंगा दिखा के जाएंगे फिर। तो उनका भी तो अधिकार है, उनको भी तो अपना जीवन यापन करना है आने वाली पीढ़ियों को, तो उनके लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा हमको। इफ एडिक्वेट मेजर्स आर नॉट टेकन इन टाइम, समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज विल गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट होता है फिनिश्ड, खत्म हो जाएंगे अधिकतर इसमें से, एंड विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। बच्चों आपको एक एग्जांपल बता दूं, हमारे पूरे संसार भर में पीने का मीठा पानी ग्लेशियर से आता है, पहाड़ों पे जो बर्फ जमी है, पोलर आइस कैप्स, मीठे पानी के सोर्सेस है। और
एक अनुमान के मुताबिक 2035 तक हमारे पूरी धरती पे सफेद कवर हट जाएगा, ग्लेशियर नहीं बचेगा। इस कदर ग्लोबल वार्मिंग ने कहर मचाया हुआ है। समझ में आ गया? ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, सारी बर्फ पिघल के समुद्रों में मिल जाएगी, समुद्रों का खारे पानी के साथ मिक्सअप होके द टोटल ग्लेशियर दे विल वैनिश एंड पीने के पानी की कठिन समस्या आ जाएगी संसार के सामने। समझ में आ गया? जो कि हमको नॉर्मली ग्लेशियर से नदियों के रूप में मिलता है। समझ में आ गया? तो इनको समय रहते अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो पानी जो है मीठे पीने का पानी, उससे हम हाथ धो बैठेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीवन, और फिर अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में बहुत जोर आएगा। ठीक है? तो हेंस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी प्रकृति की देन है, प्राकृतिक रिसोर्सेज है, उनको डेवलप करना और उनको संरक्षण देना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। समझ में आएगा? नहीं तो हमारा जो सर्वाइवल है ना भविष्य में, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी उसमें। चलिए, अब हमने देख लिया कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन की आवश्यकता क्या है। अब देख लेते हैं तो कैसे करें कंजर्वेशन, मतलब समझ में आ गया, आवश्यकता है ये भी समझ में आ गया, सो तरीके क्या हैं समझ में आ गया। व्हाट आर द डिफरेंट वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज हमको मिले हैं प्रकृति के द्वारा, उनके संरक्षण के लिए क्या करें हम, व्हाट आर द स्टेप्स। तो चलिए, तो क्या क्या किया जा सकता है, हमारी ओर से क्या प्रयास होने चाहिए मानवता की ओर से, ये देखें। सबसे पहला, किसी भी कंट्री के पास खूब सारे रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, भाई सीधी बात है, जैसे आपके पास घर में कुछ अनाज है और आपको पता है कि भाई अगले 6 महीने तक अनाज नहीं मिलेगा, तो आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास घर में क्या अवेलेबल है, कितना समय चलाना है इसको। क्वांटिटी के बारे में तो आइडिया होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं घर में कितनी चीज रखी, क्या रखी, तो आप उसको मिसयूज करते जाओगे और किसी दिन अचानक से पता लगेगा कि खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति हम नहीं सामना करना चाहेंगे। गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन अवर कंट्री और स्टेट। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी भी हम बात करें, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, उसकी मात्रा कितनी है, उसका पूरा सर्वे होना चाहिए, उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि हमारे पास ये इतना रिसोर्स संसाधन अवेलेबल है। अब कितना यूज करना है, कितना बचाना है, डेवलपमेंट कैसे होगा, वो सब उसके बाद की बात है। समझ में आ गया? तो जानकारी होनी चाहिए सबसे पहला चीज। सर्वेस किए जा सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हो सकता है काम। सॉर्टिंग आउट, अब उसके बाद वर्गीकरण होना चाहिए। भाई उनमें से कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, उनकी कमी नहीं आने वाली। सनलाइट है, सनलाइट की कभी कमी नहीं आएगी। हमारे रेगिस्तान में धूप की कमी नहीं हो सकती। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इस पे लगाम लगाने की जरूरत है, जितना यूज करना है करो। समझ में आ गया? तो रिसोर्सेज जो अबंडेंट है, अबंडेंट मतलब जो प्रचुर मात्रा में है, जिनका क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आने वाली है, उनको अलग कर लो। और जो रेयर है, दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब जिनकी बहुत कमी है, जो शॉर्ट है सप्लाई में, उनको अलग कर लो। तो संरक्षण बच्चों उनको देना आवश्यक है जो कम मात्रा में, जो रेयर है, जो दुर्लभ है। ठीक है? तो सॉर्टिंग आउट विच रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड विच आर रेयर, हमको क्लासिफाई, अलग अलग वर्गीकरण कर लेना, छटनी कर लेनी है कि कौन से तो प्रचुर मात्रा में है और कौन से दुर्लभ है। ठीक है? और बचाना हमको किसको है, दुर्लभ को, स्केर्स को। ठीक है? तो रेस्ट्रिक्ट और लिमिट द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। समझ में आ गया? तो जो दुर्लभ है, जिनकी कमी है, उन पे लगाम लगाई जाए, उनके यूज पे पाबंदी लगाई जाए, थोड़ा सा उनको कंट्रोल में यूज किया जाए। ठीक है? तो बच्चों देखा होगा ये जो माइनिंग वगैरह की लीज दी जाती है, ये हमेशा नहीं दी जाती कि किसी को पहाड़ बेच दिया तो आप जिंदगी भर खनन करो। 4-5 साल के लिए, 10 साल के लिए लीज दी जाती है। समझ में आ गया? एक लिमिट होती है, कितना गहरा खोदोगे, कितना चौड़ा खोदना है। ठीक है? और पूरा एनवायरमेंट के लिए प्रॉपर उनका ड्यू केयर भी होना चाहिए। ठीक? उनको वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह भी लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है उसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के आधार पर दे शुड बी यूज ऑन प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस मतलब होता है भाई जो बहुत ज्यादा हमको अर्जेंट है, उनको यूज करना अलाउ किया जाना चाहिए। जो बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं, उनको संरक्षण का उपाय उनके लिए किया जाना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। अब बच्चों पेट्रोलियम की एग्जाम्पल है, कई लोग बच्चों बिल्कुल एक तरह से कि मोर्चा ही खोल देते हैं, पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे महँगा हो रहा है पेट्रोल, डीजल, इतना रुपए बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो बच्चों अगर मान लीजिए सरकार इन सबको सस्ता कर दे, इवन तो चलो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी सरकार भी इसको बिल्कुल सस्ता कर दे, तो लोग धड़ल्ले से इसको यूज़ करेंगे, वेस्ट करेंगे। आने वाले 10, 20, 30 सालों में तो पूरा ठिकाने लगा देंगे पूरे संसार भर का पेट्रोलियम। फिर क्या करेंगे? फिर गाड़ी मोटर खड़ी रह जाएँगी शोरूम में। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो एटलीस्ट इनकी प्राइसेस बढ़ने से हम इनके यूज़ पे लगाम तो लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसी चीज़ को समझाने के लिए है, ये चीज़ क्या है, कभी भी क्या है, महँगी हो सकती है क्योंकि दुर्लभ है ये। तो इनको सोच समझ के इस्तेमाल, ये महँगी ही होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सस्ती होगी तो दिक्कत आएगी। ठीक है कि नहीं क्या? तो इसीलिए ये प्राइसेस इनकी बहुत ज़्यादा कम नहीं की जाती, अदरवाइज़ लोग इस प्रेशियस रिसोर्स को वेस्ट करने लगेंगे। समझ में आ गया? तो उसके बाद ये, तो समझ में आ गया? तो अवेलेबिलिटी के आधार पर उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करना,
ट्राई टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव फॉर स्केर्स रिसोर्सेज, और जो दुर्लभ रिसोर्सेज हैं, जो कम है प्रकृति में, उनके अल्टरनेटिव, समझ में आ गया, उनके उनके स्थान पे हम और क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे चीजों की, ऐसे रिसोर्सेज की भी खोज होनी चाहिए। अब कोयला पेट्रोलियम हमारी मेन एनर्जी के भंडार है बच्चों। पूरा संसार में जो भी एनर्जी मिलती है 60% एनर्जी कोयले से आती है और करीब 25% एनर्जी पेट्रोलियम से आती है। तो 60 और 25 हो गया बच्चों, 85% ऑफ द एंटायर एनर्जी दैट वर्ल्ड यूजेस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। इन पे निर्भरता बहुत है और इतना तेजी से यूज हो रहे हैं बच्चों, इनका खनन हो रहा है कि ये 50-60 सालों का ही हमारे पास भंडार है, उसके बाद पूरी धरती पर से ये खत्म हो जाएंगे और बनने में लाखों 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 सालों का समय लगेगा। तो उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो इनके अल्टरनेटिव जो हैं, इनके स्थान पे और क्या यूज कर सकते हैं एनर्जी के सोर्सेज, उनको आज से ही ढूंढने की आवश्यकता है। यूजिंग रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड एंड केयरफुल मैनर, रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज किया जाए प्रॉपर प्लानिंग के तहत। भाई जो कम होता है उसकी प्लानिंग करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कितने फेजेस में करना है, और बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना है, बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अवॉइड और मिनिमाइज वेस्टेज एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उनका जो बर्बादी है उस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। एनर्जी बच्चों कोयले पेट्रोलियम से आती है। अब हमारे घरों में हम देखो न चाहते हुए कई प्रकार से एनर्जी छोटे मोटे लेवल पे वेस्ट करते हैं। हर घर में एनर्जी वेस्ट होती है। कूलर पंखे टीवी चलते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता कमरों में, ठीक है कि नहीं क्या। कोई कमरा है जिसमें कोई नहीं है, बाहर जा रहे हो आप, फैन लाइट बंद नहीं करोगे, चालू छोड़ जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज है, जब भी अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी बिजली का उपकरण है, उसको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अननेसेसरली यूज नहीं करना चाहिए। लाइट या एनर्जी सेविंग डिवाइसेस का ज्यादा यूज करें, बल्ब को यूज ना करें, सीएफएल एलईडीज यूज करें जो कम एनर्जी फूंकते हो, ठीक है कि नहीं क्या। आजकल एसीज में भी एक चीज आ गई है बच्चों, पहले जो पुराने एसीज होते थे वो 16 डिग्री टेम्परेचर तक चल पाते थे। अब जो नए एसी बनेंगे ना बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि उन एसीज को बस 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं चला जा सकेगा। तो स्टैंडर्ड ये वर्जन आ जाएगा आपसे, जो एसीज है उनमें तापमान जो है 25 डिग्री से नीचे नहीं किया जा सकेगा, जो नए मॉडर्न एसी आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पुराने एसीज जो 16 डिग्री तक भी लोग चला देते थे तो बहुत ज्यादा पावर खींचते थे। तो आजकल क्या है, पावर एफिशिएंट एसीज आने लगेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। तो आवश्यकता हो तो हमको क्या है, अपना लाइफस्टाइल में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जो बर्बादीपूर्ण जो हमारी जीवन शैली है, जो वेस्ट फुल जो जीवन शैली है, उसको हमको बदलना पड़ेगा, जिससे कि रिसोर्सेज को हमको बर्बादी करने से रोक सकें। इफ नेसेसरी टेक द कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, और हो सके जहां आवश्यक हो हम सरकारी जो सहायता है उसको सीख कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, सरकार की मदद भी ले सकते हैं, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्यावरण के रक्षा के लिए काम करती है, रिसोर्सेज की रक्षा के लिए काम करती है, उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो ये कुछ हमारे प्रयास होने चाहिए हमारे रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों, इन्हीं रिसोर्सेज में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो किसी भी देश के लिए बहुत मायने रखते हैं, वो है जंगल। सो सजेस्ट सम अप्रोचेस, कुछ हमको अप्रोच मतलब मेथड्स बताने हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हमारे जो जंगल है, हमारे जो जंगल हमारे वन क्षेत्र है, उसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन फॉर कंजर्विंग अवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो पहला, बच्चों जंगलों में कई प्रकार के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं और विविधता बहुत ज्यादा मिलती है, वहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत रिच होती है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, किसी भी जंगल में सपोज हमको कहीं पे किसी पर्टिकुलर जगह से हमने प्लांट्स काट दिए, पैच बिल्कुल जमीन का जो ग्रीन स्ट्रिप है उधड़ गया, अब हमको वहां प्लांटेशन वर्क करना है, तो प्लांट्स सिर्फ वही वहां पे लगाने की कोशिश करनी चाहिए जो वहां की लोकल प्रजातियां, इंडिजिनस स्पीसीज है। क्योंकि लोकल प्रजातियां जो होती हैं किसी स्थान विशेष पे, दे आर वेल अडेप्टेड टू ग्रो, वहां की कंडीशन से परिचित होती हैं, तो उनको अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ेगा। बाहर से कोई लाई गई प्रजाति प्लांट की उगाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जरूरी नहीं कि सफल हो जाए, समझ में आ गया। तो प्लांटेशन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज इन अवेलेबल लैंड, जो भी भूमि अवेलेबल है, कहीं पे खाली जगह पड़ी है तो देखें कि वहां पे क्या बेस्ट उग सकता है, वहां के कंडीशंस को, क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या सूट करता है, वो प्रजातियां उगाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे राजस्थान में ले लो, अगर खाली पड़ी लैंड है वहां पे नीम बहुत आराम से उग जाता है, जो हमारे अकेशिया के प्लांट है, कीकर का जिसको प्लांट बोलते हैं वो आराम से उग जाता है, जाटी का जो पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसोपिस सेनेरेरिया, हमारे राजस्थान का स्टेट ट्री, खेजड़ी प्लांट, वो बहुत आसानी से उग जाता है, ठीक है कि नहीं का। तो ये कुछ ऐसे प्लांट है। अल्डू का जो प्लांट है, ऑस्ट्रेलियन नीम जिसको बोल सकते हैं, विलायती नीम, वो आराम से उग जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इजीली उग जाते हैं हमारे, ठीक है कि नहीं क्या। तो इंडिजिनस स्पीसीज को ग्रो करने पर बल देना है, नई प्रकार की प्रजातियों उगाने की कोशिश नहीं करनी है। लिमिट कटिंग डाउन ऑफ ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों की कटाई पे लगाम, बिल्कुल हरे पेड़ नहीं काटने, ये हमारे को एक तरह से ऑक्सीजन देते हैं, हमारे पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ग्रीन स्ट्रिप ना उधेड़े, कोई अगर जंगलों को काटना पड़े, भाई लकड़ी भी चाहिएगी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, तो अगर हमको कहीं से पेड़ काटने पड़े तो जितने काटे उससे ज्यादा संख्या में लगाना भी चाहिए,
समझ में आ गया? तो उनको एफॉरेस्टेशन की भी आवश्यकता है। तो मतलब कटाई से अधिक पौधारोपण होना ज़रूरी है जंगलों में, ठीक है? जितने काटें उससे ज़्यादा लगाएँ, तभी हमारा जो है प्रकृति सुरक्षित रहेगी। तो लिमिट कटिंग डाउन ऑफ ग्रीन ट्रीज़, रेट ऑफ अफॉरेस्टेशन मतलब ग्रोइंग ट्रीज़ मस्ट एक्सीड द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई से अधिक रेट होनी चाहिए जंगलों के ग्रोथ पे, ठीक है? उसके बाद मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ पेपर, यहाँ आना चाहिए ऑफ, ठीक है? तो जो पेपर है बच्चों, उसका यूज कम से कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों पेपर जो है ना, पेपर वो हमको पेड़ों से मिलता है, लकड़ी से मिलता है। अब अगर हम पेपर का यूज कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ज्यादा लेंगे, तो सीधी बात है हमारे पेड़ों की रक्षा हो जाएगी बच्चों, ठीक है कि नहीं? क्या तो पेपर जहां तक हो सके कम यूज करो, मिनिमाइज करो, वेस्ट ना करो। उसके बाद करटेल, मिनिमाइज द डिपेंडेंसी ऑन वुडन फर्नीचर। बच्चों जब फर्नीचर घरों में यूज करते हैं, कोशिश करें कि मेटल का, प्लास्टिक का फर्नीचर ही यूज कर लें, ड्यूरेबल जो है। कोशिश करें कि लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर कम यूज करें, तो इससे पेड़ों का कटाई पे लगाम लग सके। कर्टेल मतलब मिनिमाइज करना, निर्भरता किस पे? लकड़ी के फर्नीचर पे। यूज ऑफ वुड एज फायरवुड मस्ट बी कंप्लीटली स्टॉप। और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों कई जगह रूरल इकोनॉमीज में जहाँ पे चूल्हा अवेलेबल नहीं होता, गैस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ईंधन के रूप में भी कच्चे चूल्हे में फायरवुड ईंधन के रूप में लकड़ियां जलाई जाती हैं। तो इस पे टोटली लगाम लगाई जानी चाहिए। जलावन के लिए जो ईंधन है फायरवुड है वो नहीं लिया जाना चाहिए। अपने आप ही कोई पेड़ उखड़ के गिर गया है आंधी तूफान में तो ठीक है, अदरवाइज जलाना नहीं चाहिए। पोल्यूशन भी होता है, लकड़ी भी नहीं है हमारे पास जलाने के लिए। फॉरेस्ट रिजर्व्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूल स्टार्व्ड विलेजर्स, फॉडर स्टार्व्ड कैटल एंड फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। बच्चों जो हमारे जंगल के रिजर्व्स हैं, हमारा जो वन क्षेत्र है, ठीक है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। किन से? फ्यूल स्टार्व्ड विलेजर्स। बच्चों कई ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, इवन दो हमने गैस मुहैया करवा दी है लोगों को, फिर भी वो लोग क्या है, कच्चा चूल्हा। कई भाई गैस मान लो रेगुलर गैस यूज करेंगे, 500-600 रुपए लगेगा सिलेंडर का, आपको 1-1.5 महीना चलेगा, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो क्यों ना हम चूल्हा भी साथ साथ जलाते रहे लकड़ी वाला, तो जो गैस सिलेंडर 1.5 महीना चलता है वो 3 महीना चलेगा। ये थिंकिंग होती है। फ्री फोकट में अगर कहीं से लकड़ियां मिल रही है तो काट पीट के वो ले आते हैं। समझ में आ गया? तो जो विलेजर्स हैं, आदत होती है उनकी, तो कोशिश करें कि फॉरेस्ट रिजर्व्स को इस प्रकार के लोगों से बचाया जाए, उनको जलावन के लिए लकड़ी काटने नहीं दी जाए। फॉडर स्टार्व्ड कैटल, जो मवेशी होते हैं, ठीक है, तो उनको जो फॉडर है, फॉडर के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्या बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, तो इसके लिए चारे वाले अलग से फसलें लगाओ खेतों में, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक ग्रोइंग ग्रासेस आती हैं वो लगाओ, बट पेड़ों को डायरेक्टली नहीं काटना चाहिए चारे के रूप में। कई देखा होगा हमारे राजस्थान में ऐसा होता है कि जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, कई गडेरी वगैरह जो होते हैं चराने वाले भेड़ों को होते हैं, वो पेड़ों तक चल जाते हैं, नीचे कुछ मिलता नहीं है गर्मियों में, तो क्या है, पेड़ों की डालियों को काट काट के अपने मवेशियों को खिलाते हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा इससे नुकसान ही होता है एक तरह से। तो बहुत ज्यादा चारे के रूप में पेड़ों को यूज ना करें, ठीक है? एंड फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्रियल लाभ के लिए पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए। फर्नीचर इंडस्ट्री इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो कमर्शियल लाभ के लिए इनका शोषण नहीं होना चाहिए हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स। अंडरटेकिंग प्लांटेशन वर्क ऑन बैरन लैंड, बैरन होता है जो बंजर पड़ी भूमि, बेकार पड़ी भूमि, जिसपे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, उस पे हम क्या प्लांटेशन वर्क कर सकते हैं। तो उसको क्या है, हरियाली रहित कर दें, तो बेकार होगा काम, तो उसको क्या है, हरा भरा बनाने के लिए वहां पे क्या प्लांटेशन वर्क, पौधारोपण किया जा सकता है गांव वालों की मदद से, ठीक है? प्रोमोटिंग सोशल फॉरेस्ट्री, तो सामाजिक वानिकी, ऐसे प्लांट्स लगाना जिसमें समाज की मदद ली जा सके, समाज की भलाई हो सके, ठीक है कि नहीं? क्या तो इसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। तो समाज के लाभ के लिए जो प्लांटेशन वर्क किया जाता है और समाज की सहायता से किया जाता है, तो समाज के लिए है, समाज की सहायता से ही किया जाता है, और गवर्नमेंट और लोगों का इसमें भागीदारी होती है, ये कहलाता है सोशल फॉरेस्ट्री। आगे देखेंगे इसमें क्या क्या आता है, कौन सी एक्टिविटीज आती है, तो इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फॉर कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, बड़े बड़े बांध बनाने के लिए कई बार जंगलों का सफाया कर दिया जाता है, तो जंगलों का नाश करके डैम नहीं बनाने चाहिए। समझ में आया? खाली पड़ी जगह बनाओ, बट जंगलों को काट के मत बनाओ। बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमको क्या है, पेड़ों को काटना पड़ता है। टू प्रोक्योर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, भाई कई जगह होता है ना कि हमारे खाली खेत पड़े हैं, वहां पे प्लॉटिंग हो गई है, कोई पेड़ आ रहा है बीच में, उसको काट दिया, घर बनाने के लिए हमको प्लॉट्स चाहिए खाली, ठीक है? खेती बाड़ी का इलाका बढ़ाना है तो जंगल को काट के हम खेती बाड़ी का इलाका बढ़ा देते हैं, जिसको हम जूम कल्टीवेशन बोलते हैं, नीचे वाला है। ये देखेंगे पॉइंट, बैन ऑन जूम कल्टीवेशन, तो खेती बाड़ी का एग्रीकल्चरल लैंड एरिया बढ़ाने के लिए भी कई बार क्या जंगलों का विनाश कर दिया जाता है, जिसपे लगाम लगाई जानी चाहिए। बच्चों हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, असम हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छा घना वन प्रदेश है और पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे क्या है बच्चों, लेवल्ड एग्रीकल्चरल लैंड कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, हर साल एक दो साल में क्या होता है, लोग क्या करते हैं वहाँ पे
जो जंगली इलाका होता है, अपने खेती-बाड़ी का जो इलाका है वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जंगलों में जा करके पेड़ों को, टहनियों को, डालियों को स्लैश कर देते हैं, काट-काट के वहीं डाल देते हैं। जब सूख जाती है तो उसमें आग लगा देते हैं, पूरा जंगल जल जाता है और इस प्रकार से खाली इलाका हो जाता है। फिर उसमें 2-3 साल खाली छोड़ के हल चला करके उसको क्या है, कल्टीवेशन योग्य बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं ज़ूम कल्टीवेशन। ज़ूम ज़ूम करना आपको पता है? ज़ूम मतलब होता है बड़ा करना दायरा। तो खेती का इलाका, दायरा बढ़ाना। ठीक है? आपने देखा होगा मोबाइल में कोई फ़ोटो देखते हो आप, तो उसको आप उँगलियों से बड़ा करके, ज़ूम करके, बड़ा करके देख लेते हो। बस यही यहाँ पे भी ज़ूम का मतलब यही है कि खेती का इलाका है, वो जंगलों को नाश करके उसको इंक्रीज़ करना, ये ज़ूम कल्टीवेशन है। कई बुक्स में बच्चों एसएस वाली बुक्स में उसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। झूम का कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर इसका इंग्लिश वर्ड है ज़ूम। समझ में आ गया? तो ज़ूमिंग मतलब होता है टू इंक्रीज़ द एग्रीकल्चरल लैंड एरिया बाय स्लैशिंग डाउन ग्रीन ट्रीज़ एंड बर्निंग देम। ठीक है कि नहीं क्या? और 2-3 साल बाद उसको कल्टीवेशन के काम में ले लिया जाता है। तो इस पे पूरी तरह से लगाम लगाई जानी चाहिए, जंगलों का बहुत नाश होता है। प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। अभी बच्चों कुछ दिनों पहले देखा होगा आपने, टिड्डियों का बहुत ज्यादा आतंक हो गया था। ठीक है? तो ये टिड्डियां क्या करती हैं बच्चों, बड़े बड़े झुंड में, तो ये हमारे क्या है, पेस्ट ही एक प्रकार के। तो इंसेक्ट्स वगैरह, लोकस्ट होती है टिड्डियां, ये झुंड में आती है, लाखों लाखों करोड़ों के झुंड में आती हैं और ये पेड़ पौधों पे बैठ जाती है, रात भर में सारे पत्ते चट कर जाएंगी, प्लांट को ठूंठ बना जाती है, खेतों में फसलों को नष्ट कर जाती है। तो जंगलों का बहुत बड़ा नुकसान होता है इस प्रकार के इंसेक्ट से। और भी कई प्रजाति इंसेक्ट की, तो इन पे लगाम लगाने के लिए हमको कई प्रकार के पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेंगे, जिससे हमारे जंगलों को रोका जा सके, बचाया जा सके इनसे डैमेज होने से। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इलीगल वुड फेलिंग। इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जंगलों की जो कटाई होती है, उसको जंगलों को बचाना होगा, उसके खिलाफ। समझा क्या? गैर कानूनी जंगलों में वुड फेलिंग, कटाई नहीं होनी चाहिए पेड़ पौधों की। एंड स्मगलिंग, चोरी छिपे जो होता है, इसका व्यापार जो होता है, हमने क्या है, बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, फॉरेस्ट ऑफिसर की जानकारी के जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा पेड़ काट लिए और उसकी चोरी छिपे क्या होती है, हम जंगल से उसको बाहर निकाल रहे हैं बिना प्रॉपर उसका टैक्स पे किए, सेल्स टैक्स पे किए। तो इससे क्या है, हमारी सरकार को रॉयल्टी का नुकसान होता है। ठीक है? तो जो स्मगलिंग होती है उसके खिलाफ लगाम लगाने के लिए हम लोकल जो पार्टिसिपेशन है पीपल का, वो इंश्योर कर सकते हैं। भाई जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, इनाम का लालच दे सकते हैं कि भैया आप क्या है, अगर स्मगलिंग वगैरह कोई कर रहा है इलीगल तरीके से, ट्रक्स में लकड़ी को काट के जबरदस्ती ले जा रहा है, तो आप अगर इसकी रिपोर्टिंग करोगे तो आपको कुछ क्या है, इनाम स्वरूप कुछ दे दिया जाएगा, पैसा कुछ परसेंटेज, जो भी जितना भी आप पकड़वाओगे। तो इससे क्या, लोकल लोकल जो लोग हैं वो मदद करेंगे। और जो वहाँ पे प्लांटेशन वर्क है उसके लिए भी क्या, लोकल लोगों की मदद ली जाए, जिससे कि उनको रोजगार भी मिल जाए। तो इस प्रकार से क्या है, हेल्प मिल जाएगी जंगलों को रिवाइव करने में। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन वर्क एंड मॉनिटरिंग। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, भाई सीधा बात है, वन के अधिकारी ये सब काम नहीं करेंगे। वन एक बहुत बड़ा इलाका जंगल का होता है, 10 20 25 30 कर्मचारी होते हैं वहाँ पे, सारा जंगल का क्षेत्र संभाल नहीं सकते। तो वहाँ के जो लोकल ग्रामीण लोग हैं, लोकल जो ट्राइबल पीपल है, उन्हीं की मदद से क्या है, उनको वर्क, उन्हीं को काम दिया जाए, प्लांटेशन वर्क का दिया जाए, और मॉनिटरिंग और देख रेख, निगरानी का काम भी उन्हीं से करवा लो। ठीक है? उनको रोजगार मिल जाएगा, जंगलों की रक्षा हो जाएगी। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो जो लोगों में जागरूकता फैलाना, कई प्रकार के प्रोग्राम्स, ऐड वगैरह कर सकते हैं, नाटक वगैरह कर सकते हैं, स्कूलों में बताया जा सकता है, मैगजीन्स में दे सकते हैं, नाटकों के माध्यम से, प्रिंट और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके माध्यम से क्या, जंगलों का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि इनको नुकसान करने से हमारा स्वयं का ही नुकसान है। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग, वो तेजी से बढ़ जाएगा जंगलों को नाश करना है तो, नाश करेंगे तो मैंने बताया था कि क्यों तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्योंकि जंगलों की बहुत तेजी से हानि हो रही है। और कई जगह जैसे अमेज़न का फॉरेस्ट आपने सुना होगा, यूएसए में, कैलिफोर्निया में कई बार जंगलों की भयंकर आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया में लग चुकी है, महीनों महीनों तक आग पे कंट्रोल नहीं होता, तो बहुत बड़े पैमाने पे जंगलों का नाश होता है। नैरेटिंग इंसिडेंट्स लाइक चिपको मूवमेंट। बच्चों हमारे देश में एक घटना हुई थी, ये आगे हम जिक्र करेंगे किसी चैप्टर में, चिपको मूवमेंट इसी चैप्टर में आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जोधपुर में ये एक घटना हुई थी। तो वहाँ पे क्या है, एक महाराजा के कुछ लोग गए थे, महाराजा अभय सिंह, उनके कुछ लोग गए थे और इलीगल तरीके से उन्होंने क्या है, लोगों के विरुद्ध जाकर के पेड़ों को काटने की कोशिश की थी, खेजड़ी के प्लांट। तो वहाँ पे लोगों ने कुछ विरोध किया था, तो पेड़ों को बचाने के लिए क्या है, वो लोगों क्या है, लोगों ने क्या है, पेड़ों को हग कर लिया था। गांव के कुछ लोग थे, खेजड़ली नामक विलेज है, वो खेजड़ली विलेज है, वहां पे हुआ था इंसिडेंट, पूरा बता दूंगा मैं क्या ये। ठीक है? तो वहां पे एक लेडी थी, इमरती देवी बिश्नोई, और उसकी कुछ डॉटर्स थी 2। तो इन लोगों ने क्या है, पेड़ को हग कर लिया था कि हम काटने नहीं देंगे हमारे पेड़ों को। पहले तो प्लीड किया कि मत काटो इनको, लेकिन वो माने नहीं, लकड़हारे जो पेड़ काटने आए थे। और फिर क्या, जब ये नहीं मानी, नहीं हटी,
तो क्या उन्होंने पेड़ों के साथ ही इनको भी काट डाला। बच्चों उस दिन धीरे-धीरे उस पूरे गाँव में 363 लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी जस्ट पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है कि नहीं कहा? तो इतना बड़ा जो सेल्फ सैक्रिफाइस है, बलिदान, ठीक है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता पेड़ों के संरक्षण के लिए। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इवन हमारे राजस्थान में, हमारे खुद के स्टेट में हुए हैं, तो ऐसे इंसिडेंट्स लोगों को बताए जाएँ, बच्चों को बताया जाए, जिससे कि क्या है, उनको एनकरेजमेंट मिले, प्रेरणा मिले जंगलों के संरक्षण के लिए। आप चलो अपनी जान मत दो, लेकिन रजिस्टर तो करो, कोई काटता हुआ देखता तो विरोध तो करो, आवाज तो उठाओ कम से कम। मरने के लिए कोई नहीं कह रहा, लेकिन आवाज उठाओगे, आवाज भी में भी काफी बल होगा, ठीक है? तो हमको क्या रजिस्ट करना चाहिए, जबरदस्ती जंगलों की कटाई पे रोक होनी चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, अभी मैंने बताया जैसे जंगलों में कई बार क्या होती है, आग लग जाती है, कई प्रकार से नेचुरली भी लग जाती है। तो आग पे लगाम के पूरे उचित साधन होने हैं चाहिए, फॉरेस्ट फाइटिंग इक्विपमेंट हो पूरा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आग जो लगती है तो बहुत बहुत हजारों हेक्टेयर्स भूमि का नाश कर देती है, ठीक है कि नहीं, का जंगलों को विनाश कर देती है। तो कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर्स, इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी, निगरानी होना चाहिए पूरा प्रॉपर सैटेलाइट से। शुरुआत में ही कहीं धुआं दिख जाए, तुरंत जाकर के वहां पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मदद से क्या है, पानी बरसा दिया जाए, तुरंत आग पे काबू, भड़कने से पहले, ठीक है? तो प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर अलार्म लगाए जा सकते हैं, स्मोक डिटेक्ट होती है, अलार्म बज जाए पूरे उसमें। निगरानी का पूरा तंत्र होना चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, दमकल की गाड़ियां प्रॉपर हर जगह आ जाए, इधर से उधर। तो कई बार होता है जंगलों में, जैसे पहाड़ी इलाका है तो एकदम से मूवमेंट नहीं हो पाता गाड़ियों का, तो फिर हेलीकॉप्टर से इस तरह की मदद भी ली जा सकती है, ठीक है कि नहीं, स्प्रे करने के लिए। चलिए, तो ये था हमारे किस प्रकार से हमको जंगलों को संरक्षण देना चाहिए, क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंजर्ड स्पीसीज। बच्चों ये वो प्रजातियां हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है, जिनकी संख्या कम रह गई है, समझ में आ गया, ये समाप्त होने की कगार पे आ गई है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो मनुष्य की बहुत अधिक दखलंदाजी के कारण इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक जो इनका घर है, वो सिकुड़ता जा रहा है, और आने वाले समय में ये देखने को हमको नहीं मिलेंगे। अब हैं, बट जल्दी ये समाप्त हो सकते हैं, इनको अगर उचित उपाय नहीं उठाते। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रजाति है, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है? तो एनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज, कोई भी प्लांट या जो है जंतुओं की प्रजातियां विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर्स टुडे, आज वो छोटी संख्या में मौजूद है, एंड इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, और क्या है, उन पे खतरा मंडरा रहा है विलुप्त होने का, समाप्त होने का। क्यों समाप्त होने का? एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, मनुष्य की दखलंदाजी बहुत बढ़ गई है इनके नेचुरल हैबिटेट में, और इस प्रकार की प्रजातियां कहलाती है इंडेंजर्ड स्पीसीज। कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने, रिनोसेरॉस मतलब गेंडे, गंजेटिक घड़ियाल, गंगा नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, छोटे क्रोकोडाइल है, पतली स्नोट वाले, आगे से मुंह पतला होता है इनकी चोंच। उसके बाद गोदावन, नॉर्मल क्रोकोडाइल नहीं होते बच्चे, ये गेंजेटिक घड़ियाल, ठीक है, छोटे पतले मुंह वाले होते हैं। गोदावन एक पक्षी है जो कि हमारे राजस्थान में पाया जाता है, इसका तो बहुत लोगों ने शिकार कर डाला है। मैंने बताया था कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों में ये मान्यता है कि इससे इंडिविजुअल की सेक्स पावर बढ़ती है, तो फिर क्या है, गोदावन को मार के इससे कई प्रकार की देसी दवाइयां लोग बना लेते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो ऑलमोस्ट बहुत कम हो गए हैं। ब्लू बुल, रोज बोलते हैं, यहाँ बहुत मिलता है अपने नीम का थाना बेल्ट में बच्चों, रोज, ब्लू बुल, नील गाय बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं, यहाँ खूब है। खेतों में आ जाते हैं कई बार, तो जानवरों खेतों में नुकसान से बचने के लिए फार्मर्स क्या इनको डरा के भगाते हैं, फेंसिंग करते हैं। ये भी क्या है कि वाइल्ड वैरायटी है, एंडेंजर्ड कैटेगरी का जीव है, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक। चलिए, उसका बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय एनिमल, ठीक। अभी बच्चों टाइगर जो है ना, पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा संख्या में देखें तो सिर्फ इंडिया में ही है, और वो भी गिने चुने 2000 के नीचे नीचे ही है, समझ में आ गया। रॉयल बंगाल टाइगर, द फियर्सेस्ट टाइगर प्रेजेंट इन द एंटायर वर्ल्ड एट प्रेजेंट। अब सबसे खतरनाक जो टाइगर, जो फियर्स है एनिमल, लैंड एनिमल, वो टाइगर ही माना जाता है, लायन से भी ज्यादा फियर्स होता है, ये हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ है इंडिया में है, बांग्लादेश में है, और कुछ एक आधे और कंट्रीज होंगे, बस इससे ज्यादा टाइगर तो सबसे बड़ी संख्या में इंडिया में। तो बच्चों टाइगर्स जो है उनको संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था हमारे देश में 1972 में। अलग अलग जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जो प्राकृतिक घर हो सकते हैं टाइगर्स का, उनको संरक्षण दिया गया, उनको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है कि नहीं क्या। तो 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, टाइगर्स की आबादी को बढ़ाने के लिए, समझ में आ गया कि नहीं क्या। चलिए, इसका देख लेते हैं बच्चों। कुछ हमारे ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, नेम सम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कुछ आधुनिक तरीके और कुछ क्या है, परंपरागत ओल्ड फैशन्ड तरीके, ये देखेंगे। और फिर आगे हम और देखेंगे बाद में कि जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर खासकर रेगिस्तानी इलाकों में संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाए, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर,
बारिश के पानी को कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है हमारे रेगिस्तान का। किस प्रकार से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये सब तकनीक भी देखेंगे, क्योंकि वाटर एक रिजर्व, जो हमारा वाटर जो है ये एक स्केर्स रिसोर्स है। इसका अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो जो पुराने समय के जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे बच्चों, वो है रहट, चरसा, डेकली, चेन पंप, मोट, कैनाल इरिगेशन। बच्चों अगर आपको इसके सब के डायग्राम्स वगैरह चाहिए तो आपको ये मैंने 8th क्लास में मैंने जो फर्स्ट चैप्टर उनका साइंस का उसमें ये मैंने अपलोड किया हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें आपको ये सब के बारे में डिटेल में वर्णन है डायग्राम्स के साथ में, वहां आप जाके देख सकते हो। क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 1 साइंस का, ठीक है कि नहीं का। और कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिसमें आता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, जो हमारे फव्वारा होता है ना, जो पाइप्स क्लोज पाइप होते हैं उससे जगह जगह हम क्या स्प्रिंकल करते हैं गोल एरिया में। ड्रिप इरिगेशन, यहाँ पे पाइपलाइंस होती हैं, पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जो बिल्कुल जो पौधा होता है फ्रूट ट्रीज ऑर्कार्ड में जो आता है यूज होता है, जहाँ पे बिल्कुल जड़ के पास ही क्या होता है बूंद 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 पानी गिरता है। तो ये जो नीचे वाले दोनों सिस्टम बच्चों, ये रेतीली भूमि, डेजर्ट, इनमें बहुत ज्यादा कारगर है। ये पानी का बचत करते हैं, इसमें पानी का बर्बादी नहीं होती, ऊपर वाले में पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ट्रेडिशनल मेथड से हट के अब समय आ गया है कि हम क्या है इन मॉडर्न तौर तरीकों को यूज करें, जिसमें कि पानी जो है वो कम से कम यूज हो, दे डू नॉट वेस्ट वाटर। तो मॉडर्न, तो बस नाम आपको याद होना चाहिए, काफी होगा, ठीक है। पुराने मेथड आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। कैनाल इरिगेशन बस कुछ एक आधे स्टेट से मिलता है, खासकर पंजाब में नहरों से सिंचाई होती है। अदरवाइज जहाँ पे पानी की कमी है तो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा नेम द 4 वैरायटीज ऑफ कोल। कोयला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक रिसोर्स है, बिजली बनाई जाती है इससे मेनली हमारे देश के अंदर। इसकी 4 अलग अलग वेराइटीज हैं, और ये अलग अलग वेराइटीज इस आधार पे की गई है कि इनमें कार्बन की प्रतिशत अलग अलग है। जितना अधिक कार्बन, बच्चों इसकी क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है, अगर कार्बन प्रतिशत ज्यादा होगा, नमी कम होगी, कोयला हार्ड और ब्रिटल होगा, तो बेहतरीन क्वालिटी का माना जाता है। समझ आ गया। तो बच्चों कार्बन के प्रतिशत के आधार पर सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट होती है, 90 से 95%, मतलब मोर देन 90% कार्बन होता है, नमी 2-4-5% से ज्यादा नहीं होती। कड़क कोयला, ये हमारे को ए ग्रेड कोयला है, ये थर्मल पावर प्लांट्स में जाता है बिजली बनाने के लिए। बिटुमिनस जो कोयला होता है इसमें 80, देखो बी 8 जैसा लग रहा है, 2 गुंडियां हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 80 और +-5, मतलब 75 से 85% के बीच में ये इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है। लिग्नाइट एल, तीसरा क्वालिटी का कोयला। देखो एल को पलटी मारा तो 7 जैसा बन जाएगा, समझ में आएगा। इसको बस ऐसे घुमा दो 180 डिग्री, 7 जैसा, तो इसका मतलब 70 के आसपास। तो 60 से 70% के बीच में, लगभग 70% अपर लिमिट है, इसके बीच में कार्बन प्रतिशत होगा तो लिग्नाइट माना जाता है, ठीक है, कोयला। तो ये भी हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं। और पीट बच्चों सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला है, इसमें 35-36% से लेकर के 50% के बीच में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो ये पिटा हुआ सबसे लीस्ट ग्रेड का कोयला है, सबसे सस्ता भी है ये, ठीक है। तो ये भुरभुरा कोयला होता है, पाउडरी मास में होता है, तो इसको चूरा चूरा जो होता है उसको गीला करके गोल गोल लड्डू से बना दिए जाते हैं। तो कई जगह ये नॉर्मली ग्रामीण इलाकों में एज ए ईंधन अंगीठी वगैरह में भी कई लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो anthracite, bituminous, lignite and peat, and anthracite has the maximum carbon percentage 90%। तो बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि भैया कोयले की जो मेन वैरायटीज है कौन सी है और उसमें बेस्ट कौन सा है। बेस्ट है एंथ्रासाइट, क्यों, क्योंकि इट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, और मॉइस्चर सबसे कम होता है। क्लियर है। चलो अगला है बच्चों हमारा, वेयर इज फ्लाइंग स्क्विरल फाउंड। समझ में आ गया बच्चों। फ्लाइंग मतलब उड़ने वाली गिलहरी जो है, ये हमारे 2-3 जगह पे मिलती है हमारे देश में। एक ये मिलती है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये वन संरक्षित क्षेत्र है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान का कुछ इलाका आता है, वहां पे देखने को मिलता है, खासकर एमपी में आता है ज्यादा। उसके बाद आता है हमारा सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे भी देखने को मिलती है क्या, फ्लाइंग स्क्विरल। और ये ईस्टर्न हिमालयन वाइल्ड लाइफ, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो 2-3 जगह मिलता है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे राजस्थान में ही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। तो इन 2 जगह हमको बेसिकली मिलती है फ्लाइंग स्क्विरल, अपार्ट फ्रॉम ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वहां पे भी देखने को ये मिलती है। ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, असम और ये सिक्किम, ये वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारा क्या, रेड डाटा बुक। आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा ये, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है कि नहीं क्या। तो रेड डाटा बुक बच्चों ये वो बुक है जहाँ पे कि क्या है, हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, थ्रेटेंड स्पीसीज है, जिन पे खतरा मंडरा रहा है नष्ट हो जाने का, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, जिनको इमीडिएट संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसलिए रेड इसलिए बोला गया, रेड मतलब खतरे का निशान, उन पे खतरा मंडरा रहा है एक्सटिंक्शन का। तो बच्चों
अलग अलग किताबें 3 अलग अलग है, प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग है। तो 3 अलग अलग की किताबें रेड डेटा बुक्स बोला इसीलिए। और इसमें उन सभी थ्रेटेंड स्पीसीज की प्रजातियों की लिस्ट है जिन पे खतरा मंडरा रहा है, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। अभी से संरक्षण के उपाय नहीं किए जाते हैं तो आने वाले कुछ समय में ये हमको देखने को नहीं मिलेगी। ये जड़ मूल से ही समाप्त हो सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। समझ में आ गया? तो 3 अलग अलग किताबें हैं रेड डेटा बुक। और इसको जारी कौन करता है बच्चों? IUCN नामक संस्था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो संस्था है इसने क्या ये बुक्स जारी की हैं। ये समय समय पर अपडेट होती रहती है। नए नए जो स्पीसीज होते हैं जिनकी संख्या कम होती जाती है, वो जैसी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है तो इसमें उनको ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा रेड डेटा बुक्स। ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो इसको अच्छे से समझ के आप लोग नोट कर लेंगे। सीधा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कोई इसमें टिपिकल चीजें नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।